सिन एंटी आइसोमर अगर आपको नहीं पता है तो आज हम आपको ये सिखा देंगे। और पूरे स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उनके फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे वेरी करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके सारे प्रॉपर्टी हम आपको एक ही लेक्चर में सिखा देंगे। तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लो, हम लोग आज सीखने वाले ये दोनों चीज कंप्लीट और बहुत ही सिस्टमैटिकली। सो शुरू करना है हम लोग को ये, उसके पहले आप लोग को चालू करना है अपना मोबाइल, उसमें आपको क्लिक करना है लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एक बार शेयर करना है। अब लास्ट लेक्चर में आप सबको याद होगा मैंने आपको ईजेड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था, याद है आप सभी को? ईजेड कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया था, तो मैं चाहता हूं कि एक एग्जांपल ईजेड का शुरू कर लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लिया जाए। ईजेड के एक और एग्जांपल करने के बाद तब आगे बढ़ते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कहीं पे आपको कोई दिक्कत हो तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो फटाफट हम एक एग्जांपल और उठाएंगे, उसको भी कर डालेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग उसके लिए रेडी हो गए। रेडी हो? एक एग्जाम्पल और कर दिया जाए, बस एक एग्जाम्पल करते हैं। हो सकता है आप लोगों को जो चीज ना आती हो अब आ जाए। अभी मैं आपको करा देता हूं, जस्ट 1 मिनट वेट। सो हमारा पहला एग्जाम्पल है ईजेड का। आज एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हम लोग बाकी चीजें आसानी से सीख पाए। तो अगर हमने आपको एक कंपाउंड सिस्टम दे दिया तो जरा बताइएगा ये दिया गया मॉलिक्यूल ई फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या जेड फॉर्म में? ठीक है, ये हो गया हमारा, ये दिया गया मॉलिक्यूल किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? आइदर ई फॉर्म या जेड फॉर्म। उसके बाद हम सीन एंटी करेंगे। सीन एंटी तो करना ही है, एक बार ये रिवीजन हो जाए तो मजा आ जाए। और ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दिया, आपको बस रिवाइज कर लेना है। तो जरा बताइएगा ये ई है या जेड है? गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, सभी लोगों को बहुत बहुत गुड इवनिंग। चलो फटाफट बताते चलो बच्चों, काम भी तो करना है ना। हाँ जी, तो इसका क्या होगा, ई होगा कि जेड होगा? जल्दी से निकाल के बता दो। एक और दे देते हैं, मैं एक और एग्जांपल आपको ईजेड के लिए दे देता हूं ताकि सीन एंटी आने से पहले सब बच्चे ज्वाइन कर ले। फटाफट सबको लिंक शेयर कर दो, ज्वाइन कर ले सब। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही, जो नहीं ज्वाइन किया वो भी ज्वाइन कर ले ताकि पढ़ने में आसान रहे। ठीक, चलो। सो आप लोग बताइएगा इन दोनों में से पहला मॉलिक्यूल आपको दे रखा हूं, दूसरा मॉलिक्यूल आपके सामने है। ये हमारा CH2Br, ये हमारा COOH, ये है हमारा CH3 और ये हमारा CH2Cl। आपको बताना है कौन सा ई है कौन सा जेड है, या दोनों ई है या दोनों जेड है, बस इतना बता दो फिर आगे चलते हैं। सो फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या है? जेड है, ये वाला जेड है। इसमें देखो पहला गोला करेंगे किसको? फ्लोरीन को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इसमें OH को करेंगे, इसका ज्यादा है। बिल्कुल सही जवाब ये है जेड। तो आप लोगों को याद है, दैट्स ऑल, बस यही करना था, जेड है, क्लियर। व्हाट अबाउट सेकेंड वन? सेकेंड वन को बता लो फिर आगे चलते हैं। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला ई है या जेड है? हाँ जी बताएं बताएं, आप सभी लोगों का काम बस आंसर बताना है। आप लोग बस आंसर बताएं, बाकी सब काम मेरा। टू भी जेड है, गुड। पहला वाला निकाल कर देख लेते हैं। इसमें हम गोला करेंगे इसको CH2Br को, क्योंकि कार्बन के बाद ब्रोमीन आएगा और इसमें कार्बन के बाद क्लोरीन। तो ये जेड नहीं है, ये वाला एलिफेंट है, ई है भाई। आप देखो गलती कर दी, यही गलती ना करो इसलिए मैंने कराया था, बट ठीक है, गलती करने की आदतें खत्म नहीं होती हैं, आप सब गलती करते रहोगे। ई था, एग्जैक्टली ई था, ये कंपाउंड क्या था? ई। सो हमारा ये हो गया ई जेड। अब शुरू करते हैं सिन और एंटी आइसोमर। तो आज हम लोग का ये लास्ट लेक्चर होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, जिसमें हम लोग आज आखिरी करेंगे सिन एंटी आइसोमर्स। सो आप सबने पढ़ा होगा सिन एंटी आइसोमर्स के बारे में पहले कभी, कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़ेगा उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब पढ़ लेने के बाद मत भूलना, ठीक है। सिन एंटी आइसोमर पहली बात आएगा कौन शो करता है, किस टाइप के कंपाउंड है जो सिन एंटी आइसोमर शो करेंगे, ठीक, ये आपको बताना है। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट। हाँ, तो सिन एंटी आइसोमर कौन से कंपाउंड शो करते हैं? अगर हमसे पूछा जाए कि सिन एंटी शो करने वाले मॉलिक्यूल कौन से हैं, तो आपको बताना क्या है, वो सभी मॉलिक्यूल हैविंग कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। देखो अगर किसी मॉलिक्यूल के पास क्या हो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो यहाँ का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है उनको हम लोग सिन एंटी बोलते हैं। ये दोनों सिस्टम क्या शो करते हैं? सिन एंटी आइसोमर, ठीक। तो हमें देखना है इसको हम लोग मतलब इस वाले केस हम देखेंगे अलग होता है और इस केस में अलग होता है। तो सिन एंटी आइसोमरिज्म शोन बाय आइदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड
और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो ये दोनों सिस्टम में मिलता है। अब हमें उनके सबके नाम जानने हैं कि वो कितने टाइप के कंपाउंड है जो ये शो करते हैं। तो आपको बता दूं 3 कंपाउंड है। एक का नाम है इमीन, इमीन, ठीक, इमीन जो होते हैं वो शो करते हैं। दूसरा होता है ऑक्सीम, ऑक्सीम भी शो करते हैं। और तीसरा होता है एजो कंपाउंड, जो एजो कंपाउंड है वो भी शो करते हैं। तो बस आपको क्या ध्यान देना है, एजो कंपाउंड्स क्या होते हैं उनको देख लो जरा। देखो इमीन जो होता है उसमें होता है आपका कार्बन, नाइट्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन होता है, इस पे लोन पेयर ये वाला। ऑक्सीम में होता है बच्चों कार्बन नाइट्रोजन, इसमें OH होता है। और जो एजो कंपाउंड होते हैं उसमें आपका N डबल बॉन्ड N और R, इधर भी R इधर भी R। नाइट्रोजन पे दोनों पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, हर नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। तो ऑक्सीम में नाइट्रोजन पे OH होता है, इमीन में नाइट्रोजन पे H होता है और एजो कंपाउंड में नाइट्रोजन में H होता ही नहीं है। तो ये आपके 4 टाइप के कंपाउंड है। यही सारे कंपाउंड क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो इनको हम लोग बोलते हैं सिनेंटी। तो 1 बाय 1 चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले इमीन में, ठीक है, सो पढ़ते हैं हम लोग सिन एंटी इन इमीन। हेडिंग डाल लीजिएगा सिन एंटी आइसोमर इन इमीन। अब देखना है क्या होता है सिन एंटी आइसोमर इन इमीन। अगर कोई इमीन होगा तो इमीन में सिन एंटी आइसोमर क्या होते हैं, इसको जानना जरूरी है। देखो इमीन कैसे बनता है, अगर हम बात करें इमीन का तो पहले हमें जानना जरूरी है कि इमीन कैसे फॉर्म होते हैं। तो पहले हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ इमीन, ये पता चल जाए कि इमीन बनता कैसे। देखिए इमीन कैसे बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इमीन बनता है जब हम एल्डिहाइड या कीटोन को अमोनिया के साथ कंडेंस कराते हैं, चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन, उसका कंडेंसेशन किससे कराना है, अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या है, गैस है। तो कंडेंसेशन, इसको हम प्रिपरेशन के टर्म में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इमीन, प्रिपरेशन ऑफ इमीन। अब देखिए आप लोग को इमीन बनाना है, तो इमीन बनाने के लिए करना क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से किसी को ले लो, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन, उसका कंडेंसेशन कराना है अमोनिया के साथ। तो अमोनिया क्या होता है, NH3। हमारे पास ये एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो C डबल बॉन्ड O होगा। इसका बच्चों कंडेंसेशन करना अमोनिया के साथ। हम अमोनिया को ऐसे लिख रहे हैं, देखो ये NH3 है, बस मेरा लिखने का तरीका थोड़ा सा H2 इधर कर लिया हूं। तो इसमें होता क्या है, आप देखिएगा ये दो ग्रुप जो हैं ऑक्सीजन और इसका 2 हाइड्रोजन आपस में कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होने के बाद पानी निकल जाएगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड N, इसके साथ H जुड़ा रहेगा, यहाँ एक लोन पेयर होगा और इधर निकल जाएगा आपका वाटर बाहर। तो जो कंपाउंड बना बच्चों इसी का नाम क्या है, इमीन। ये कौन हो गया, इमीन हो गया। सो अब या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन हो, इमीन दोनों बनाते हैं, ठीक। अगर एल्डिहाइड कीटोन में से कोई कंडेंस करेगा इमीन बनेगा। अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखिएगा, अगर ये एल्डिहाइड होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे एक कार्बन पे पक्का H होता, डबल बॉन्ड ये होता ना। मान लेते हैं R या R डैश है, तो अगर R R डैश दोनों सेम हो सकते हैं या दोनों डिफरेंट। पहले आपको एक कंडीशन समझा दूं मैं। अब देखो यहाँ पे जो कीटोन हम लिए हैं एल्डिहाइड, ये R R डैश है। अब इसमें पहला कंडीशन देखो क्या है, सबसे फर्स्ट कंडीशन, अगर R डैश और R बराबर होगा तो क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या, आप सभी लोग बताओ कि अगर इस जो कंपाउंड आपको मैं सामने दिया हूं, अगर इसमें R और R डैश दोनों सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या GI पॉसिबल है। सो पहला कंडीशन है इफ R इक्वल टू R डैश, इस केस में आपको नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ पे GI मिलेगा ही नहीं। इस केस में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे तो GI आपको नहीं मिलेगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ R डज नॉट इक्वल टू R डैश, मतलब दोनों बराबर नहीं हुए तो आपको GI मिलेगा। इस केस में आपको सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इस केस में आपको आइसोमर मिलेगा। तो पहले तो ये बात आपको कंफर्म होना चाहिए कि एल्डिहाइड कीटोन का जो दोनों एल्किल ग्रुप है, दो R ग्रुप है, वो दोनों कभी सेम नहीं होने चाहिए। दोनों में से कोई भी सेम हुआ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का सपना सपना रह जाएगा, आपको फिर वो मिलने वाला नहीं है, ये एकदम फिक्स बात होगी। सो 20 मतलब केयरफुल अबाउट दैट कि हमारा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ये इतनी बातें हो गई। अब देखो जरा मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, अगर हम एल्डिहाइड लेते ना, तो एल्डिहाइड लेते तो बच्चे ये बनता R C डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड का एक ठो कार्बन पे H होता, ये डबल बॉन्ड H, ये इमीन है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिन। जब दोनों H सेम साइड हो जाएंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, सिन, दिस इज कॉल्ड सिन आइसोमर। और जब दोनों H अपोजिट साइड हो जाएगा तो क्या कहलाएगा,
दैट इज कॉल्ड एंटी आइसोमर। तो यहाँ पे बस सिन एंटी में क्या देखना होता है हम लोगों को कि दोनों हाइड्रोजन का डायरेक्शन किधर है। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो सिन, अपोजिट साइड है तो ट्रांस, जैसा ट्रांस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी। सो आप क्लियरली देख पा रहे होगे, वन इज सिन अनदर इज एंटी। तो एक सिन हो गया, दूसरा क्या हो गया, एंटी हो गया। सो क्लियर है ना, इमीन में सिन एंटी क्या होता है, जब एल्डिहाइड बनाएगा तो सिन एंटी बनेगा। कीटोन का सिन एंटी नहीं बनता क्योंकि कीटोन में H नहीं होता है बच्चों, आप सबको पता है ना, कीटोन में H होता है क्या, नहीं होता है। तो जिनमें H नहीं होगा वो कभी भी आपका सिन एंटी शो नहीं करेंगे। तो ये हमारा इमीन था जो सिन एंटी शो कर रहा था। अब अगर मान लो हम फॉर्मल्डिहाइड का लिए होते, फॉर्मल्डिहाइड का इमीन, तो जरा आप लोग बताइएगा क्या ये वाला मॉलिक्यूल सिन एंटी शो कर सकता है कि नहीं, ये वाला मॉलिक्यूल सिन एंटी शो कर सकता है कि नहीं, बताओ जरा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्या ये सिन एंटी शो करेगा या नहीं करेगा, पहला। दूसरा देखो, क्या ये सिन एंटी शो करने के लिए एलिजिबल है, आपको कंडीशन देखना है। पहला कंडीशन देखिए क्या है, क्या ये सिन एंटी शो करने के लिए एलिजिबल है। फिर उसके बाद ये देखिए तीसरा वाला, क्या ये सिन एंटी शो करने के लिए एलिजिबल है। आपको पहले फाइंड आउट करना है कौन कौन सिन एंटी शो कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। तो फर्स्ट केस क्या सिन एंटी करने लायक है क्या, देख के बताइए, क्या फर्स्ट केस में सिन एंटी की कोई पॉसिबिलिटी है, दिख रहा है आप लोगों को, किसी को, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ शोइंग सिन एंटी, नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, और सिन एंटी शो कर ही नहीं सकता। रीजन क्या है, कोई रीजन एक्सप्लेन करेगा। रीजन है बच्चों, एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है, देखो ध्यान से, यहां पे एक कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है, और हमारा कंडीशन ये है कि एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप कभी सेम नहीं होने चाहिए, दोनों मस्ट बी डिफरेंट, और यहां डिफरेंट नहीं है, दैट इज वाई दिस विल नॉट शो जीआई। इस केस में आपको जीआई नहीं मिलेगा, ये करेगा, ठीक है, ये करेगा और ये वाला भी करेगा। तो इन दोनों में क्योंकि अलग अलग है, ए बी टाइप का हो गया तो करेगा, एक लोन पेयर बॉन्ड पर ये भी अलग अलग हो गया तो करेगा। जहां पे एक भी कार्बन का दोनों ग्रुप सेम हो जाएगा वो किसी भी कीमत पे नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना है, ये सिंसियरली ध्यान रखना है, क्योंकि गलती से भी गलती हो गया तो फिर नुकसान हो जाएगा। ओके, सो दिस इज क्लियर टू ऑल। अब चलो ऑक्सीम्स में, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिन एंटी इन ऑक्सीम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, सिन एंटी ऑक्सीम का, सिन एंटी इन ऑक्सीम्स। चलो देखा जाए कि एंटी सिन एंटी ऑक्सीम्स में कैसे ज्यादा हमारा इंटरेस्टिंग है और क्यों यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है ना ऑक्सीम, वो रिएक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ोगे एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एक है रिएक्शन विथ नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल, उसमें आपको ये मिलेगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने न्यूक्लियोफाइल उसमें हाइड्रोक्सिल अमीन आता है, और हाइड्रोक्सिल अमीन जब कंडेंस होगा एल्डिहाइड कीटोन के साथ तो जो बनेगा उसी का नाम होता है ऑक्सीम। तो सबसे पहले ऑक्सीम का स्ट्रक्चर देखिए, ये दिया गया कंपाउंड ऑक्सीम कहलाएगा, ठीक है, आर डैश, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीम। इसमें देखो OH होता है और पहले वाले में क्या था, H था, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीम। अब ऑक्सीम का प्रिपरेशन, ऑक्सीम्स बनते कैसे हैं, ऑक्सीम का प्रिपरेशन कैसे है, जरा किसी को पता है क्या करना है, नहीं, किसी को नहीं पता। चलो मैं आज बताता हूं आपको ऑक्सीम कैसे बनाना है। जब कभी एल्डिहाइड या कीटोन कंडेंस होंगे किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन बोले तो NH2OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन बोलते हैं। व्हेन एल्डिहाइड कीटोन कंडेंस विथ हाइड्रोक्सिल अमीन ऑक्सीम्स आर फॉर्म। डेफिनेशन लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन कंडेंस विथ हाइड्रोक्सिल अमीन, इस कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, यह है NH2OH, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका होगा कंडेंसेशन, कंडेंसेशन जब होगा तो इसका ऑक्सीजन और इसका H2 दोनों पानी बन के निकल आएगा बाहर, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों उसका नाम है ऑक्सीम, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीम। अब यहां पे एक R है एक R डैश है, जो ऊपर कंडीशन था वही कंडीशन यहां भी लगेगा। अगर R और R डैश सेम हो गए तो क्या GI की पॉसिबिलिटी है, अगर R इक्वल टू R डैश हो जाएगा तो नो GI। ध्यान रखिएगा इस बात को एकदम अच्छे से कि किसी भी कीमत पे R और R डैश नहीं इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको GI मिलेगा, नहीं तो GI शो नहीं करेगा। और अगर R इक्वल टू R डैश हो गया तो इस केस में आपको नो GI, इस केस में आपको GI नहीं मिलेगी। जैसे मान लेते हैं R बराबर H और R डैश बराबर भी H, तो R R डैश दोनों H हो गए,
तो एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप हो जाएंगे सेम, जीआई नहीं मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि एक R बराबर मिथाइल, R डैश बराबर में मिथाइल, तो दोनों ऊपर नीचे सेम ग्रुप हो गए, तो उस केस में आपको जीआई नहीं मिलेगा। तो अगर आपको जीआई चाहिए देन ये कंपल्सरी है कि एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बन है उसका अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है, सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए। सिमेट्रिकल हुआ तो गया, फिर नहीं मिलेगा। अब चलो बताएं, देखिए अगर बच्चों एल्डिहाइड कंडेंस करेगा, ध्यान से सुनना, जैसे एल्डिहाइड जब कंडेंस करता है तो उससे बने ऑक्सीजन का नाम होता है एल्डोक्सिम, और जब कीटोन कंडेंस करता है तो कीटोन से बने ऑक्सीजन का नाम होता है कीटोक्सिम। एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम दोनों में कुछ रिलेशन है। देखिएगा सबसे पहले हमारा क्या है, एल्डोक्सिम। एल्डोक्सिम में क्या होगा, जब एल्डिहाइड कंडेंस करेगा हाइड्रोक्सिल अमीन से तो जो बनेगा उसी का नाम एल्डोक्सिम होता है। तो एल्डोक्सिम में ये कंपल्सरी है कि इस पे एक H होना जरूरी है। मान लो कीटोन होता, एल्डिहाइड होता, तो एल्डिहाइड में RC डबल बॉन्ड OH, ये H नहीं होगा तो एल्डिहाइड होगा ही नहीं, तो H का होना क्या है, कंपल्सरी। अब इसी H पे कंडेंस होके हमारा हाइड्रोक्सिल अमीन आ गया। देखो ये है एल्डोक्सिम, ठीक, ये एक फॉर्म है एल्डोक्सिम का और ये दूसरा फॉर्म है। तो आपको बस यहाँ यही ध्यान रखना है कि सिन एंटी जो एल्डोक्सिम में होता है वो H और OH के रेस्पेक्ट में होता है। ये एल्डोक्सिम है और एल्डोक्सिम में जब H और OH सेम साइड होंगे तो ये कहलाएगा सिन, और जब ये अपोजिट साइड होंगे तो ये क्या कहलाएगा, एंटी। दिस इज कॉल्ड एंटी। तो यहाँ पे देखा जाता है विथ रेस्पेक्ट टू H एंड OH। तो H और OH अगर सेम साइड है तो सिस जैसा है, सिस को हम क्या बोलते हैं, सिन, और एंटी जो है हमारा उसको बोलते हैं ट्रांस जैसा, तो ट्रांस जैसे को हम क्या बोलेंगे, एंटी। तो देखो हमारे पास दोनों एग्जाम्पल हो गए, दिख रहा सभी को क्लियर कट। तो हमारे सिन एंटी, एल्डोक्सिम ही सिन एंटी शो करता है, जो कीटोक्सिम है वो सिन एंटी नहीं शो करता। ध्यान दीजिएगा, कीटोक्सिम क्या होता है, कीटोक्सिम में होगा यहां भी कोई कार्बन होगा, यहां भी कोई कार्बन होगा और यहां भी कोई कार्बन होगा। ये दोनों अलग अलग चीजें होंगी, दोनों अलग अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। ध्यान से देखिएगा, ये R डज नॉट इक्वल टू R डैश विच इज नॉट इक्वल टू H, मतलब कि एक तो R डैश के बराबर नहीं होना चाहिए, दूसरा R और R डैश हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन हो जाएगा तो एल्डोक्सिम हो जाएगा, तो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आपको जीआई मिलेगा, यहां पे आपको जीआई मिलेगा। अब बात समझ में आया क्या है, जैसे मैंने क्या बोला कि ये वाला क्या हमारा, ये वाला आइसोमर जो है, ये वाला स्पीसीज सिन एंटी शो कर सकता है क्या, सभी लोग बताओ, क्या इसमें हमारी पॉसिबिलिटी है ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए? सबसे पहले बात, दे डू नॉट शो, दे शो जीआई व्हेन R does not equal to R dash, when R does not equal to R dash but not sin NT। आपको समझाता हूं, जस्ट एक मिनट। कहने का मतलब यह है कि जितने भी कीटोक्सिम्स है ना वो सिन एंटी नहीं शो करते, वो जीआई शो कर सकते हैं बट उनके जीआई को सिन एंटी नहीं कहा जाता। बात सुनिएगा ध्यान से, कीटोक्सिम का जो हमारा स्पीसीज बनेगा वो कभी सिन एंटी नहीं शो करता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है केवल तब जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ना तो सिन एंटी होगा, और सिन एंटी तो किसी कीमत पे शो ही नहीं कर सकता ये, ठीक है। सिन एंटी केवल एल्डोक्सिम शो करते हैं, कीटोक्सिम जीआई शो कर सकता है जब R और R डैश बराबर ना हो। बट अगर R R डैश बराबर हो गया तो ना तो जीआई कहलाएगा और ना ही वो कहलाएगा सिन एंटी। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है, कीटोन ओनली शो जीआई व्हेन R डज नॉट इक्वल टू R डैश, मतलब ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो करते हैं, वो भी कब, जब R और R डैश बराबर ना हो। अब बताओ क्या ये सिन एंटी, सिन एंटी तो गया, कीटोक्सिम में सिन एंटी है ही नहीं, ये जीआई शो करेगा, ये जीआई भी नहीं शो करेगा। रीजन देख के बताओ क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम सेम, तो इस केस में आपको जीआई भी नहीं मिलेगा। जीआई कब मिलेगा, जब ये दोनों अलग अलग होंगे। अलग होंगे तो बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर है बट सिन एंटी नहीं है, ये बात एकदम तय रहेगी, ये बात एकदम फिक्स रहेगी। क्लियर है सभी को? तो ये हमारा सिन एंटी ऑक्सिम में कंप्लीट हो गया। फटाफट बताओ, क्लियर हो गया, सबको समझ आया? तब हम आगे बढ़ेंगे। अब
अब हम लोग को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें हम लोग फिनिश करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। लेट्स सी कि कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। देखो, एक तो हमारे इसमें आएगा डाइपोल मोमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट का जस्ट बाद आएगा दूसरा हमारा सोलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी। ये सारी बातें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिन एंटी आइसोमेरिज्म में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सिन एंटी आइसोमेरिज्म। हम लोग को देखना है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। देखो, सबसे पहला वर्ड आपको बता दें, सबसे पहला जो टर्म आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायास्टीरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डायास्टीरियोमर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताइए सभी लोग? डायास्टीरियोमर्स। जहां भी डायास्टीरियोमर वर्ड आएगा ध्यान रखिएगा, डायास्टीरियोमर्स मतलब जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ऐसे सभी स्पीसीज जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी वो सब डायस्टीरियोमर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपको भी पढ़ाएंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है वो। डायस्टीरियोमर होना क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर की बात है। सो अगर हमने बता दिया आपको कि हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर डायस्टीरियोमर होते हैं, तो आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए, डायस्टीरियोमर वो स्पीसीज होते हैं जिनका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, दो अगर आइसोमर है, दोनों आपस में डायस्टीरियोमर है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, सोलिबिलिटी अलग होगा, डाइपोल मोमेंट अलग होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अलग होंगी। तो जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वही डायस्टीरियोमर्स हैं। तो एक बात तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारे जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस ट्रांस हो, जेड हो या सिन एंटी हो, इन सब की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होनी है। ठीक है, अलग अलग होनी है। तो हमें जो पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है डाइपोल मोमेंट। हेडिंग डाल लेना, डाइपोल मोमेंट। आप सबको मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डाइपोल मोमेंट समझाने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा अच्छे से। आप समझ रहे हो? डाइपोल मोमेंट आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पूरा डाइपोल मोमेंट पढ़ाने जा रहा हूँ। डाइपोल मोमेंट बोले तो म्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर हम एक बार डाइपोल मोमेंट निकालना सीख गए ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट हम आराम से निकाल ले जाएंगे सोलिबिलिटी किसकी हाई होगी, किसकी लो होगी, सोलिबिलिटी के बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सब निकल जाएगा। तो वन बाय वन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पढ़ना क्या है? डाइपोल मोमेंट। आप सभी लोग वीडियो लाइक नहीं करे हो, वीडियो तो लाइक कर दिया करो। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला जो हमारा है, दूसरा दैट इज डाइपोल मोमेंट। कितने लोग को डाइपोल मोमेंट आता है? व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं होता। देखो, म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू एल। अब आपको समझा दूं कि किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितनी पोलैरिटी है, कितने चार्जेस डेवलप हुए हैं, वो जो मेजर किया जाता है वो मेजर किया जाता है इन द टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नथिंग, it is just the measure of polarity या measure the extent of polarity present in any covalent molecule। किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितना पोलैरिटी प्रेजेंट होगा, दैट measure in term of dipole moment। ये कुछ भी नहीं है, it is the measure of extent of polarity। it is measure of extent of polarity in a covalent molecule। polarity in a covalent molecule। बात समझ में आया? किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में कितना पोलैरिटी है, एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी कितना हाई है या कितना लो है, दैट इज मेजर इन द टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा Q है, Q होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ
कि उस मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना ज्यादा है या कितना कम है। किसी में मैग्नीट्यूड हाई होगा, किसी में मैग्नीट्यूड लो होगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और एल जो है हमारा, एल क्या है, या आप बोल सकते हो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। जो चार्ज बनेंगे ना पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो आप देखो दोनों हैं क्या, Q इंटू एल है ना, तो Q भी ज्यादा हो तब भी म्यू बढ़ेगा। इसको म्यू बोलते हैं ना, म्यू डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम म्यू होता है। तो हमारे जो Q है वो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, और L जो है दोनों चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस होता है ये डिफाइन करता है, एक चार्ज और दूसरा चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अगर दोनों हाई हैं तो डाइपोल मोमेंट हमेशा क्या होगा, हाई होगा। एक भी कम हो गया तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमें देखना है यहां से, बहुत ही अच्छे से देखना है कौन से आइसोमर का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है और कौन सा आइसोमर का डाइपोल मोमेंट कम होता है। तो सबसे पहले हमें करना है दो केसेस, दोनों केस में आपको चलो समझा देता हूं। ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी का पहला स्लाइड हो गया। दूसरे में आ जाओ, हम निकालने जा रहे डाइपोल मोमेंट। तो पहला हमारा सबसे पहला जो कंडीशन होगा वो होगा सिमेट्रिकल एल्कीन्स में, सिमेट्रिकल एल्कीन में, डाइपोल मोमेंट इन सिमेट्रिकल एल्कीन। ध्यान देना बच्चों, यहां पे सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड के जो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, तभी सिमेट्रिकल होगा। अगर दोनों साइड डबल बॉन्ड के अलग अलग ग्रुप हो गए तो क्या वो सिमेट्रिकल कहलाएगा, हाँ या ना। दोनों साइड के जो क्लियर बताइए सभी लोग। देखो सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर जो ग्रुप लगा हो X लगा हो, तो इधर भी जो ग्रुप लगा हो वो X लगा हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। ठीक, दोनों साइड सेम ग्रुप लगा होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल हो जाएगा तो काम बन जाएगा हमारा पहला। अब सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो दो केसेस हैं, इसमें पहला आएगा केस वन। केस वन, केस वन क्या बोलता है, केस वन ये बोलता है कि अगर, केस वन क्या कहता है, अगर जो ग्रुप X है उनका मूवमेंट लीनियर हुआ, दे आर अरेंज देमसेल्फ इन लीनियर फैशन, देन यहां मैं लिख दूं तब आपको समझ में आएगा। इफ ग्रुप अटैच्ड to the alkene, if group attached to the alkene have linear movement, अगर जो ग्रुप जुड़े हो उनका मूवमेंट क्या हो जाए, लीनियर मूवमेंट हो जाए, तो उस केस में आपको देखना क्या ध्यान रखना है। इन दैट केस हमें मिलेगा क्या, म्यू सिस इज मोर देन म्यू ट्रांस, मतलब कि सिस का ट्रांस से ज्यादा होगा, बट ट्रांस इज इक्वल टू जीरो, ट्रांस का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर ग्रुप का मूवमेंट लीनियर है, दे आर लीनियरली मूव्ड, देन आपको ध्यान रखना है कि इन दैट पर्टिकुलर केस जिनका मूवमेंट लीनियर होगा, दे हैव ट्रांस का डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है बट सिस का जीरो नहीं होगा, और सिस का ट्रांस से हमेशा क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। देन इस चीज को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि किसी का ज्यादा किसी का कम क्यों है। अब सवाल आएगा सर लीनियर मूवमेंट किसका होता है। देखो बच्चों, अगर कोई एटम है, मान लो इस पे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है, 3। अब तीनों लोन पेयर को अगर देखा जाए तो इनमें जो डाइपोल का मूवमेंट होगा, वो डाइपोल मूवमेंट का जो एरो बनाओगे वो सिमेट्रिकल मूव करेगा, जितना उधर उतना इधर उतना इधर, तीनों साइड क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकली मूव। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एकदम लीनियरिटी है, मतलब एक ही साइड चला जाएगा तो लीनियर डायरेक्शन जाएगा, उसको बोलते हैं लीनियर डायरेक्शन। दूसरा, ये हमारा पहला Cl हो गया। दूसरा हमारे पास मिथाइल है, मिथाइल का भी देखो अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये होगा, कार्बन पे ये एक H, ये दूसरा H और ये तीसरा H। अगर इन तीनों का मूवमेंट देखेंगे तो इन तीनों में डाइपोल जो होगा वो शिफ्ट करके कार्बन की तरफ आएगा। अब देखो एकदम लीनियरली किसके पास चला है, कार्बन के पास, देन दे हैव लीनियर मूवमेंट। और तीसरा साइनाइड का होता है, तीसरा साइनाइड, साइनाइड जो है C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ग्रुप ही लीनियर होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें आप देखोगे पूरा का पूरा जो डाइपोल है वो Cn की तरफ शिफ्ट होता है। तो दे हैव, डाइपोल का जो डायरेक्शन है दे आर सिमेट्रिकली लीनियर होते हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन।
तो इनमें अगर आपका कोई ग्रुप होगा तो इस केस में ध्यान रखिएगा सिस वाले का जीरो नहीं होगा बट ट्रांस वाले का जीरो होगा। तो पहले देखो ये है मान लो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ हमने H लगाया और यहाँ पे हमने H लगाया, ये है हमारा सिस मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखो इस केस में डाइपोल जो होगा इसका डाइपोल इधर से इधर आएगा और इसका पोलैरिटी इधर से इधर आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिंगल बॉन्ड, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ जा रहा है। बट अगर यही चीज हम ट्रांस बनाए होते बच्चों, तो ट्रांस में देखो क्या होता, ये है ट्रांस, ये ट्रांस मॉलिक्यूल। अब ध्यान से आपको पता है, थोड़ा फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बिल्कुल कि जो डाइपोल मूवमेंट होता है दे आर वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो जुड़ जाते हैं, बट जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, और कैंसिलेशन से रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में यहां पे देखो दोनों डाइपोल एक ही साइड मूव कर रहे हैं ना, इधर कोलैप्स करने वाले हैं, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, म्यू इज इक्वल टू जीरो, और ये ट्रांस है, ये मॉलिक्यूल क्या है, ट्रांस। ये मॉलिक्यूल क्या था, म्यू सिस, सिस का जीरो नहीं है इसीलिए सिस का ट्रांस से थोड़ा ज्यादा होगा। तो इन तीनों को चाहे Cl हो, चाहे मेथाइल हो और चाहे साइनाइड हो, अगर ये तीनों जुड़े होंगे तो हमेशा ट्रांस का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और सिस का जीरो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला केस है और ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है और आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ये नहीं कि बस आप काम चलाओ, पढ़ाई से काम नहीं होगा, आगे बहुत ज़्यादा झेल जाओगे, तो आगे ना झेलो इसलिए आप इधर थोड़ा सा झेल लो। इधर झेलने का मतलब कहने का ये है कि अगर आप इधर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे झेलना तय है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, पहले यूनिट में बहुत कुछ है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में सारा डाइपोल मोमेंट आपको पढ़ना होता है। तो एसिमेट्रिक एल्कीन का पहला केस मैंने फाइनल किया, सभी को समझ आया, देखो और बताओ फिर आगे चलेंगे। ये हमारा पहला था, देखो और फटाफट बताओ क्या हमें ये समझ में आ गई सारी चीजें, इफ यस देन आगे चलेंगे, नहीं तो फिर और कुछ देखते हैं फिर क्या समझा सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलो तब आगे चलते हैं। अगला जो हम लोग को देखना है वो केस 2 देखना है। केस 1 मैंने भी आपको समझाया, अब केस 2 पे चलेंगे। केस 2 क्या है जरा देखो, व्हेन ग्रुप्स हैव नॉन लीनियर मूवमेंट, ध्यान रखना यही चीज, व्हेन ग्रुप्स हैव नॉन लीनियर मूवमेंट। अब ऐसे ग्रुप सिमेट्रिकल, एल्कीन हमारा कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, बट प्रॉब्लम क्या हो कि हमारा जो ग्रुप लगा होगा वो उनका मूवमेंट लीनियर नहीं होगा, उनका नॉन लीनियर मूवमेंट होगा। अब पता कैसे चलेगा कि सर किसका नॉन लीनियर मूवमेंट होता है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल बता दूं फिर समझाता हूं। जैसे OH ग्रुप का मूवमेंट लीनियर नहीं हो सकता, ऐसे ही OCH3 है, ऐसे ही आपका SH ग्रुप है, ऐसे ही आपका COOH ग्रुप है, ऐसे ही आपका COOR है, एस्टर COOCH3। इन ग्रुप का मूवमेंट लीनियर नहीं हो सकता। अब सवाल आएगा क्यों नहीं हो सकता, तो जवाब आएगा इसलिए नहीं हो सकता। देखो किस लिए, अगर हम ऑक्सीजन, आप सबने पानी का हाइब्रिडेशन पढ़ा होगा ना, अगर हमने वाटर बनाया होता तो R होता, ये जिससे जुड़ेगा वो R होगा। तो आप देखो जरा इस केस में वाटर का शेप कैसा होता है बच्चों, V शेप, आप सबने पढ़ा है। इसमें कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। अब देखो लोन पेयर ये है और बॉन्ड पेयर ये है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि हाइड्रोजन? तो हम सबको पता है हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। तो डाइपोल हमारा कहां जाएगा, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ। इसका शेप कैसा है, बेंट, ये लीनियर है ही नहीं, इसका शेप ही क्या है, बेंट। बेंट शेप मतलब नॉन लीनियर, नाम से भी पता चलेगा वो नॉन लीनियर ही है। दूसरा, इसका एक डाइपोल इधर मूव करता है, लोन पेयर के डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट करता है। अब जरा बताओ
के तीनों का डायरेक्शन अलग अलग नहीं है, ये तीनों तीन अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, तो जब तीनों अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे तो लीनियरिटी आ पाएगी? पॉसिबल है लीनियर होना? इसको असंभव है, वो लीनियर हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका मूवमेंट ही क्या है, नॉन लीनियर है। सो दिस मॉलिक्यूल इज बेंट शेप। देखो सब में ये केस यहाँ भी है, ये केस SH में भी है, ये OH वाला ग्रुप यहाँ भी है और OCH3 वाला ग्रुप यहाँ भी है। तो ये जितने भी ग्रुप लगे हैं इनमें जो हमारा डाइपोल होता है वो नॉन लीनियरली मूव करता है, और जब नॉन लीनियरली मूव करेगा तो सिमेट्रिकल केस में यहां जो कंडीशन आएगा वही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन इज व्हाट, म्यू सिस इज मोर देन म्यू ट्रांस बट ट्रांस डज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में आपका ट्रांस 0 नहीं है, पहले वाले केस में आपका ट्रांस क्या था, 0 था। तो आपको यही तो देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही देखना है कि इस केस में ट्रांस का 0 नहीं है, बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉन लीनियर। जब नॉन लीनियर नहीं है तो ट्रांस में कैंसिलेशन नहीं होगा, लीनियर होता है तो ट्रांस कैंसिल हो जाता है कंप्लीटली, वहां पे आपको डाइपोल 0 मिलता है, बट क्योंकि लीनियर नहीं है तो दैट इज वाई म्यू ट्रांस डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये वाले जितने भी आप देखोगे ये सबके डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होंगे। OH C डबल बॉन्ड O C OH H, ये देखो OH ग्रुप का नॉन लीनियर मोमेंट है और कौन सा फॉर्म हो गया, ये सिस, ये सिस है। और दूसरा हमारे पास यही आएगा सिमेट्रिकल बट ट्रांस, ये सिमेट्रिकल है बट ये कैसा है, ट्रांस है। तो सिमेट्रिकल बट ट्रांस। अब इस केस में आपको किधर से किधर मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, है ना, इधर भी फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इधर भी किधर से किधर होगा, फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन से ऑक्सीजन। बट इस केस में देखो ये ऐसा शेप में रहेगा, वह यहाँ पे लिखा वाले ऐसे हूँ बट ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो इस ग्रुप का कुछ ना कुछ म्यू होता है, जब ऐसे मूव करेगा तो इसका म्यू 0 नहीं होगा। ये देखो कैंसिलेशन हो रहा है, ये दोनों डाइपोल अपोजिट जा रहे हैं ना, ध्यान से देखो जरा, इस वाले डाइपोल को देखो और इस वाले डाइपोल को, दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो काफी हद तक कैंसिलेशन करते हैं बट 0 नहीं कर पाते, इतना कैंसिलेशन नहीं कर पाते कि 0 हो जाए। सो काफी हद तक कैंसिल होगा बट दे डज नॉट इक्वल टू 0। बट सिस में ऐसा कुछ नहीं है, तो सिस का डाइपोल क्या होगा, ज्यादा, तो म्यू सिस यहां पे क्या हो गया, ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। ट्रांस में थोड़ा कम क्यों हुआ, क्योंकि दोनों जब अपोजिट की तरफ मूव किए, ये वाले और ये वाले, तो थोड़ा कैंसिलेशन फेस करना पड़ा और कैंसिलेशन की वजह से डाइपोल थोड़ा सा घट गया। सो ये हमारा केस 2 था, दिस वाज द केस 2। सभी लोग वीडियो शेयर कर दो यार, कोई देख रहे हैं मैं पढ़ नहीं रहा है। क्लियर हो गया? अब आगे चला जाए इसके बाद, ठीक। तो ये हमारा हो गया डाइपोल केस 1, केस 2 सिमेट्रिकल में। अब आखिरी आ जाएगा हमारा अनसिमेट्रिकल। तो दूसरा केस है हमारा अनसिमेट्रिकल, बी है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होगा, अब इसमें देखना डाइपोल मोमेंट का अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या फर्क पड़ता है। सो लेट्स सी कि अगर मॉलिक्यूल हमारा अनसिमेट्रिकल होगा तो डाइपोल मोमेंट में क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, देखो अनसिमेट्रिकल में भी 2 केसेस होते हैं, केस 1 और केस 2। तो पहले केस 1 समझते हैं फिर केस 2, क्योंकि दोनों हमें जानना जरूरी है। तो पहले देखो बच्चों, अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, एक X होगा और दूसरा क्या होगा, Y होगा। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक X और दूसरा Y, तभी तो हम लोग अनसिमेट्रिकल बोलेंगे ना। ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि दोनों ग्रुप अलग अलग होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे। तो अब इसमें हमारा केस 1 बनता है, पहला केस 1। जो केस 1 बनेगा उसको ध्यान से देखिएगा। केस 1 क्या है, केस 1 होता है हमारा
व्हेन बोथ ग्रुप आर आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, व्हेन बोथ ग्रुप्स आर आइदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या तो दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे। उस केस में आपको हमेशा पहला वाला दूसरा वाला केस मिलेगा, म्यू सिस इज मोर देन म्यू ट्रांस विच इज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को, जब दोनों डोनेटिंग लगे हों या दोनों विड्रॉइंग लगे हों, उस केस में आपको पता चलेगा सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है, बस नॉट इक्वल टू 0। ठीक, म्यू ट्रांस डज नॉट इक्वल टू 0। इस केस में भी आपका 0 नहीं मिलेगा, ट्रांस का 0 नहीं होगा किसी भी कीमत पे। तो आपको ये ध्यान रखना है, म्यू ट्रांस डज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, जैसे एक साइड हमारा क्या लग जाए, मिथाइल डबल बॉन्ड H, यहाँ पे डबल बॉन्ड H, और एक साइड लग जाए हमारा इथाइल। तो देखो एल्कीन नॉन सिमेट्रिकल है ना, एल्कीन नॉन सिमेट्रिकल है, बट दोनों ग्रुप क्या है, अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, दोनों डोनेटिंग है, दोनों मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। दूसरा हमारा क्या एग्जांपल हो सकता है, साइनाइड डबल बॉन्ड C, इधर आपका NO2 लग जाए। अब इसका सिस बनाना और ट्रांस बनाना, तो सिस का ट्रांस से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा, बट ट्रांस का 0 नहीं होगा। सो ये हमारा केस है पहला वाला, बस सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, म्यू सिस मोर देन म्यू ट्रांस, बस ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। जो अलग है वो नेक्स्ट है, वो है केस 2। केस 2 वाला इंटायरली डिफरेंट है, वो सारे के साथ गद्दारी करता है, वो सबके साथ गद्दारी करता है। तो ये हमारा केस 2, केस 2, ध्यान से देखिएगा केस 2 क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू केस 2 बच्चों, अकॉर्डिंग टू केस 2, अगर एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाए, सो डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो इस केस में आपका व्हेन वन ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड another इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दूसरा वाला क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, another इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो उस केस में आपको डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, उस केस में डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो यहां पे पूरी कहानी पलट जानी है। इस केस में म्यू ट्रांस इज मोर देन म्यू सिस, इस केस में म्यू ट्रांस इज मोर देन म्यू सिस विच इज नॉट इक्वल टू 0। अभी तक जो था उसका ट्रेंड उल्टा है, ये देख लीजिएगा, ये यहां पे पूरी कहानी क्या होगी, पलट जाएगी। ट्रांस का पहली बार आया है कि सिस से ज्यादा हो गया, और वो किस केस में होगा, स्पेशली इसी केस में होगा जब हमारा एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहा होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, दूसरा वाला विड्रॉइंग ग्रुप होगा, मतलब EWG रहा होगा। तो उस केस में कैसे ट्रांस का सिस से ज्यादा हो गया, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल ही समझा पाएगा। तो एग्जाम्पल देखो बच्चों क्या है, हमारा एक मेथिल लगा लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा यहाँ पे COOH ग्रुप। पहले बताओ दिया गया मॉलिक्यूल सिस है कि ट्रांस है, सिस है कि ट्रांस है। अब अकॉर्डिंग टू डाइपोल मोमेंट हम सबको पता है कि अगर दो वेक्टर एक ही साइड चले गए तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका वेक्टर कहाँ से कहाँ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ, और COOH इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो इसका वेक्टर कहाँ जाएगा, इधर। दोनों वेक्टर सेम साइड जा रहे हैं ना, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, और जब दोनों सम हो जाएंगे तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रांस की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, म्यू ट्रांस हाई ज्यादा हो जाएगा। इस केस में देखो दोनों अलग, मतलब लीनियर नहीं हुए हैं, दोनों के दोनों अलग अलग हैं, एक नीचे जा रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है, तो सिमेट्रिकल नहीं है। बट इस केस में भी डाइपोल क्या होगा, 0 नहीं होगा, बट इससे कम रहेगा। सो दिस हैज मोर डाइपोल मोमेंट देन सिस। सो इस केस में ट्रांस का म्यू सिस से क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट्स ऑल। बट म्यू सिस का भी 0 नहीं होगा। सो ये था पूरा डाइपोल मोमेंट, मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, जितने सिस्टम है उन सब में डाइपोल मोमेंट आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ये जो आखिरी वाले का केस 2 है ना, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपके क्वेश्चन आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो थोड़ा कायदे से करिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि सिंपल नहीं है, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और दूसरी चीज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और हलवा खाने वाले को कम समझ आएगा।
सो दिस वाज द डायपोल मोमेंट। अब चलो अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। डायपोल मोमेंट के जस्ट बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी दैट इज सोल्युबिलिटी। आ जाओ सोल्युबिलिटी पे। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी सोल्युबिलिटी। अब बताओ किसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सिस की कि ट्रांस की? सभी लोग बताइए जरा। सोल्युबिलिटी अगर हमें पता लगाना हो सिस ट्रांस में से किस कंपाउंड की सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, फटाफट बताओ सभी लोग, कमेंट सेक्शन बताओ। सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सिस या ट्रांस? क्या बोलती है जनता, सिस या ट्रांस? विच हैव मोर सोल्युबिलिटी, सिस के पास है कि ट्रांस के पास है? सोल्युबिलिटी के टर्म में कौन ज्यादा होगा, सिस ज्यादा होगा या ट्रांस ज्यादा होगा? क्या बोलो 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 फटाफट बोलो। देखो आपको बता दूं सबसे पहले डायपोल मोमेंट बहुत खतरनाक चीज है। म्यू जो होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, है ना। आयनिक कैरेक्टर मतलब क्या समझ में आया कि जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और आयनिक कंपाउंड की सोल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। ध्यान दे दो, अच्छे से ध्यान देना इस पर। अगर किसी कंपाउंड का डायपोल मोमेंट ज्यादा है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो एज वी आर सीइंग हियर कि सिस वालों की हमने अभी देखी है कि जितने भी सिस मॉलिक्यूल थे, एक केस को छोड़ दे जो आखिरी वाला एक्सेप्शन था, एवरी केस है सिस हैज मोर डायपोल मोमेंट देन ट्रांस। इसीलिए जब सोल्युबिलिटी की बात करोगे ना, सोल्युबिलिटी का, तो सोल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सिस इज मोर देन ट्रांस। solubility of cis is more than solubility of trans। तो ये आपका हो गया solubility का। सब अच्छे से ध्यान रखना है, डायपोल मोमेंट आ गया तो solubility तुरंत निकल जाएगा। तो solubility of cis molecules are more than solubility of trans। एक एक्सेप्शन है जिसमें डायपोल मोमेंट वेरी किया था, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वो एक्सेप्शन है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है, उसको ध्यान रखिएगा बस, और कुछ गलती नहीं करना है। बाकी सब ठीक ठाक, बाकी सब ठीक ठाक। तो पहला तीसरा हो गया सॉल्युबिलिटी, सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है। कुछ बच्चों ने ट्रांस आंसर किया, गलत है, आपको डायपोल मोमेंट निकालने नहीं आएगा तो आप गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। चलो अगला, चौथा हमारा प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी इज बॉइलिंग पॉइंट। चलो बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सिस का या ट्रांस का? फिर जनता से जवाब चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होने वाला है, सिस वालों का कि ट्रांस वालों का? बीपी भैया, बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट है। चलो चलो ट्राई करो, ट्राई करो, गलत सही से क्या ही फर्क पड़ना है। एक बारी पढ़ने के बाद गलत मत करना, बस अभी गलत कर लो। चलो बताओ किसका, सिस का कि ट्रांस का? देखो सबसे पहले आपको बता दें, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जिस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, जिनका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और किनका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा था, जिनका म्यू ज़्यादा होगा। रिश्ता वही, सोच नहीं। देख लो अच्छे से, घूम फिर के वहीं आ गए हम लोग। अब पूछोगे सर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होने से बीपी कैसे ज़्यादा हो जाएगा? क्या किसी को पता है कि अगर मैं आपको पानी में भिगो के बॉईल करूं और आपको सूखे बॉईल करूं, आप कब आसानी से बॉईल हो जाओगे? जब सूखे रहोगे। क्यों? वाटर में जाने के बाद वाटर के साथ वो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन बना लेंगे, वॉन डर वाल्स फोर्सेस बना लेंगे, तो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो जाता है जब वो सॉल्वेंट में जाता है। अब क्योंकि सॉल्वेंट के साथ उसका एक्स्ट्रा बॉन्डिंग हो गया, तो अब जब उसको बॉईल करने जाओगे ना, तो पहले उन सभी बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो उनको तोड़ने में एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो हमारा टेम्परेचर पहले चाहिए था अब कुछ और चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बने हैं उनको भी तोड़ना है। तो हमारा जो पहले चाहिए था प्लस जो और चाहिए बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई हो जाएगा। तो हमारा यही बीपी हो जाएगा। फिर से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। बात खत्म।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस। ये हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म। देखो एक म्यू अच्छे से पढ़ ले तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एकदम हलवा है, चुटकी में निकल के आ गया, सामने आ गया। बॉइलिंग पॉइंट खत्म, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी, ये क्लियर हो गया सभी को अप टू दिस? सभी लोग को हो गया हो तो आगे चलेंगे, ठीक है, नहीं हुआ होगा तो पीछे चलेंगे। लेट्स प्रोसीड नेक्स्ट। अगला है पांचवा प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़नी है स्टेबिलिटी। चलिए बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? विच वन इज मोर स्टेबल, सिस की ट्रांस की? क्या बोलती जनता? स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होती है, ठीक है। स्टेबिलिटी केस में ट्रांस आगे आएगा। दो प्रॉपर्टी ट्रांस की ज्यादा है, स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट। तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांस इज मोर देन सिस, मोर देन सिस। रीजन आएगा क्यों सर? वाई दिस कोलावेरी, है ना। सो वाई दिस कोलावेरी? बिकॉज ट्रांस मॉलिक्यूल अगर आप लोगे ध्यान से देखिएगा तो दो बल्की ग्रुप मैक्सिमम दूरी पे होते हैं तो उनके बीच रिपल्सन मिनिमम होता है। देखो ये ट्रांस है, एक मेथिल और दो मेथिल आपस में बहुत दूर हैं, तो दूर होने से दोनों में रिपल्सन नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या होगा? मोर स्टेबल। नो रिपल्सन तो मोर स्टेबल। बट यही अगर हम लोग चले चलें सिस वाले में, तो सिस वाले में दोनों मेथिल आपस में पड़ोस में रहते हैं, और जब पड़ोस में रहेंगे दोनों के बीच में क्या होगा? टेंशन। और टेंशन होगा तो तनाव बढ़ेगा, तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। सो क्योंकि ये दोनों आपस में क्लोज हैं, एडजेसेंट पे हैं, तो इनके बीच में स्टार्ट होता है रिपल्सन, एंड दिस रिपल्सन विल कॉज अनस्टेबिलिटी। इसीलिए इनका स्टेबिलिटी क्या होगा? लेस। ये क्या हो जाएंगे? लेस स्टेबल। क्लियर? सो ट्रांस इज मोर स्टेबल। हाँ श्रुति तुम्हारा सही है। सिस का 4 प्रॉपर्टी सिस का ज्यादा है, बाकी 2 प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी और एक और मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, वो भी ट्रांस का ही ज्यादा होता है। सो स्टेबिलिटी भी आसान था, क्लियर हो गया। अगला चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो एमपी। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ट्रांस का। फिर आएगा रीजन, वाई दिस कोलावेरी। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? देखो जरा ध्यान से, एमपी ट्रांस इज मोर देन एमपी सिस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज मोर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस। अब इसका रीजन कुछ और है, इसका रीजन कुछ और है। सबसे पहले आप लोग बताओ डेंसिटी के बारे में जानते हो क्या? डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? अगर आपको डेंसिटी का आइडिया है ना, हेलो कालिम फ्रॉम पाकिस्तान, नाइस टू सी यू हियर, लेट्स स्टडी समथिंग इंटरेस्टिंग विथ कॉन्सेप्ट। लेट्स सी, अगला देखते हैं। देखो अपने को क्या करना है, रीजन बताता हूं। डेंसिटी इक्वल टू होता है डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर किसी कंपाउंड की डेंसिटी बहुत हाई है तो बहुत ज्यादा वो कठोर हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, टफ हो जाएगा। तो अगर डेंसिटी बढ़ती है, अगर डेंसिटी बढ़ती है तो क्या हो जाएगी? डेंसिटी बढ़ने से कॉम्पैक्टनेस आता है, और कॉम्पैक्टनेस आने से हार्डनेस आता है। जैसे एक बड़ा सा फुटबॉल आपके पास हो, फुटबॉल, और दूसरा एक लोहे का छोटा सा क्या हो जाए? बॉल, लोहे का। अब देखो लोहे का बॉल बहुत छोटा है बट उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, उसके सारे स्पेस क्या होंगे? आयरन से भरे हुए होंगे, तो उसमें कोई वैकेंट स्पेस नहीं होगा। जबकि जो फुटबॉल है, फुटबॉल में वैकेंट स्पेस होगा। सो अगर वैकेंट स्पेस है ना बच्चा, तो फिर वो क्या हो जाएगा? लूज पैक कहलाएगा। और लूज पैक जो होते हैं वो जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ सॉफ्टनेस, उनमें हार्डनेस नहीं आता। अब आप देखो होगा क्या, इसमें हमारा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर हम मान लेते हैं कि दो सिस्टम लेते हैं जिनका वॉल्यूम सेम रहे,
ये हमने ले लिया एक सिस्टम जिसका वॉल्यूम है, और दूसरा ये, एक में हमको सिस मॉलिक्यूल भरना, दूसरे में ट्रांस। आप सब देखो, अगर सिस मॉलिक्यूल कोई होगा तो सिस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे होगा क्या, डबल बॉन्ड होगा तो सिस ऐसा दिखाई देगा आपको, है ना, या आप नीचे वाला बॉन्ड ना बनाओ तभी चलेगा, ये सिस रहेगा। बट ट्रांस बनाएगा तो ट्रांस कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा ऐसे, दोनों अपोजिट साइड रहेंगे। अब जरा इसमें सिस वाले को भरना चालू करते हैं। अगर हम इसमें सिस को भरेंगे तो आप सभी लोग देखो, सिस मॉलिक्यूल सारे एल्कीन सिस वाले आप ऐसे भरते चले जाओगे। इस पूरे केस में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ भी हो जाए, कुछ स्पेस इसमें हमेशा क्या होंगे, वेकेंट रहेंगे। जैसे कौन सा स्पेस दिख रहा है वेकेंट, अभी मैं उसको अब बना दे रहा हूं, इस वाले को। ये सारे स्पेस देखो, ये सारे स्पेस क्या है जिनको मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं, दीज ऑल आर वेकेंट, इनके बीच में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि सिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा था कि पीले जो येलो कलर है उतने में भर गया। बट अगर यही हम ट्रांस वाले को फिल करना चालू करते तो ट्रांस वाला ऐसे भरता, देखो कोई भी स्पेस खाली नहीं रहता, ये हर मॉलिक्यूल आते और इसको कॉम्पैक्टली क्या कर देते, पैक कर देते, और ये कॉम्पैक्टली जैसे ही पैक हो जाएगा फिर इसमें आपको कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं दिखेगा। आप देख पा रहे होगे इस पूरे मॉलिक्यूल में कॉम्पैक्टली पैकिंग हो रहा है, कोई भी स्पेस वैकेंट लेफ्ट रहा नहीं रहा। तो जब कोई भी स्पेस वैकेंट लेफ्ट नहीं रहेगा तो सेम हमारे पास क्या है, हमारे पास सेम नंबर ऑफ, मतलब बोल सकते हो कि इट हैज वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है, बट इसमें आपका क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आ गए तो इसकी क्या होगी, मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मास बढ़ेगा। और यहाँ पे सॉरी, इसमें मास कम होगा, इसमें मास क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जबकि इसमें मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसमें मास हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम तो इक्वल है बट यहां पे मास इंक्रीज कर गया, तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, यहां पे डेंसिटी डिक्रीज करेगी। सो कॉम्पैक्टनेस जहां आएगा बहुत ही सॉलिडली पैक्ड हो जाएगा, और जब सॉलिडली पैक्ड हो जाएगा देन उस केस में आपको मिलेगा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा। तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट इसीलिए सिस से ज्यादा होता है। तो दिस टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांस इज मोर देन सिस, दैट्स ऑल। हेलो कालिम, थैंक यू। एवरी टीचर्स आर बेस्ट, टीचर तो सब अच्छे होते हैं, टीचर कोई खराब नहीं होता, एवरी टीचर्स आर बेस्ट, बट इंडियन टीचर्स आर बेस्ट। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर फिनिश्ड। अब हम लोग कल के लेक्चर से क्या शुरू करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब किसी को कुछ पूछना है, डिस्कस करना है तो आज एक कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगला लेक्चर जो हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से वो होगा ऑप्टिकल आइसोमर। हमने ज्योमेट्रिकल पूरा फिनिश कर दिया, कंप्लीट ज्योमेट्रिकल हमारा खत्म हो चुका है विथ ऑल एंड एवरी प्रॉपर्टी। सो नाउ वी हैव सम क्वेश्चन सेशन। चलो किसी को कुछ पूछना है तो आ जाओ कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं अगर कुछ है तो, अदरवाइज मजे ही मजे। आई होप कि आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंड जो होंगे उनको शेयर कर दीजिए, अगर पढ़ाई पसंद आएगी तो उनको भी काम आ जाए। कंटेंट आपको बहुत तगड़ा मिलेगा, देखो कंटेंट से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मे भी मेरे लेक्चर थोड़े लेंदी होंगे बट उनके अंदर जो कंटेंट होगा वो बड़े मजेदार होंगे। ये आपको बात तब समझ में आएगा जब आप इसको पढ़ने जाओगे। ऊपर से अगर देख के आपको मतलब सिर्फ सरफेस देखना है तो आपको मेरे लेक्चर मजेदार लगेंगे नहीं, मेरे लेक्चर उसी को मजेदार लगेंगे जिसको डेप्थ में पढ़ना होगा, उसी को मजेदार लगेंगे, ठीक है। एनीबडी एल्स, कुछ और पूछना है किसी को? मेल्टिंग पॉइंट देखो बेटा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे मान लो हमने एक बलून लिया, ठीक, ये और एक और ये लिया। अब इस बलून को हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा भर दिया एकदम अच्छे से, इसके अंदर कोई स्पेस खाली नहीं है, एकदम भर गया। बट इसमें ऐसे ऐसे भर दिया, छोटा छोटा छोटा, बीच बीच में गैप है। अब बताओ अगर नीचे से इसको गर्म करेंगे, इसको और इसको, तो कौन सा जल्दी मेल्ट करेगा? इसमें ना ये जल्दी मेल्ट करेगा, क्यों? जो खाली स्पेस है वॉल्यूम क्या होगा, वो कम हो जाएगा तुरंत, तो मेल्ट होने लगेगा। जबकि इसमें क्या होगा, पूरा कॉम्पैक्टली पैक है, जब तक सारे एलिमेंट का टेम्परेचर बराबर नहीं होगा तब तक ये मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा।
तो जहां पे पैकिंग बहुत ही कॉम्पैक्टली हो जाएगी, सॉलिडली हो जाएगी, वहां पे आपको मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा मिलेगा। और जहां पे लूज पैकिंग होगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पैकिंग होगा, वहां पे आपको स्पेस बच जाएगा, एंड दैट वैकेंट स्पेस क्या करेगा, ठीक है, उस केस में आपको जल्दी मेल्ट कर जाएगा। वाई प्रोपीन डज नॉट हैव ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिकॉज देखो प्रोपीन का जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ना होने के पीछे रीजन है, प्रोपीन में आप देखो स्ट्रक्चर बनाओ ना, प्रोपीन ये है CH डबल बॉन्ड C। अब देखो एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप सेम हो गए, और अकॉर्डिंग टू द रूल, आप मेरे पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, तीसरा जो इसके जस्ट पीछे के 2 लेक्चर हैं, एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक ही कार्बन के दोनों ग्रुप सेम हो गए, दैट इज वाई प्रोपीन कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओनली दोज स्पीसीज शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैविंग AB टाइप के सब्स्टिट्यूशन, एक ही कार्बन पे दोनों अलग अलग सब्स्टिट्यूशन हो, इस कार्बन के दोनों अलग थे बट इस वाले कार्बन के दोनों क्या हो गए, सेम, तो किसी एक भी कार्बन के दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा। ठीक, और किसी को कोई डाउट? जिसके जो डाउट है पूछते चलिए। हो गया सबका? सो ये हमारा चैप्टर यहीं पे हो गया है कंप्लीट। अब इस चैप्टर ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग ऑप्टिकल शुरू करेंगे। सो अब ऑप्टिकल के साथ साथ दूसरा चैप्टर भी हमें स्टार्ट करना है, और इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट करना है, केमिकल बॉन्डिंग और प्रोडक्ट टेबल। सो लेट्स सी, इसको यहीं बंद करते हैं, फिर मिलेंगे अब हम आप लोग, तब तक थैंक यू सो मच। वीडियो को बच्चों शेयर जरूर करिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि वो सब भी शेयर करके सब्सक्राइब करके पढ़ें। ठीक, इतना काम आप लोग करना। ओके, बाय बाय।